हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि आज से हमारा हिंदी का सीरीज़ शुरू होने जा रहा है बाबू, जिसमें हम लोग टोटल 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हिंदी का। और आप विश्वास रखिए, अगर आप हमारा पूरा का पूरा सीरीज़ देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में तो नहीं छूट के आएगा भैया, हिंदी का तो नहीं छूट के आएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पर। इसका PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है। आपको लिखने विखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको बिल्कुल PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? 2020 का फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है भैया क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है किस विडंबना, मतलब कौन सी समस्या को लेकर के भीमराव अंबेडकर जो है बात कर रहा है। तो भैया भीमराव अंबेडकर जो है जातिवाद रूपी विडंबना की बात करता है, जातिवाद के रूप में जो समस्या है उसकी बात कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब अभी का जो समाज है इसमें जातिवाद को मानने वाला लोग का कमी नहीं है। इसके पोषक जो है, इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार, मतलब इसको जो भी लोग मानने वाला है उस श्रम विभाजन का मतलब काम करने का आधार जो है जाति प्रथा को ही मानता है। मतलब वो मानता है कि भैया जो चमार जात में पैदा हुआ वो जूता सिएगा, चप्पल सिएगा, जो बढ़ई जात में पैदा हुआ वो मिट्टी का बर्तन बनाएगा, ठीक है। जो ब्राह्मण जात में पैदा हुआ उसको तो भैया मज़े मज़ा पूजा करेगा, आदेश देगा, ठीक है, तो सब काम करेगा। तो यही सब बात है, ऊंचा जात नीचा जात के बारे में बताया गया है बेसिकली। तो किस विडंबना की बात कर रहे हैं? जातिवाद रूपी विडंबना की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक दो लाइन खाली इतने दूर लिख के नहीं छोड़ देंगे बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और आगे लिखे, ठीक है। तो आप लोग इसको PDF से पढ़ लीजिएगा। खैर चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, जाति प्रथा भारत में के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? देखिए ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, मतलब लगातार 21-22 में पूछा गया है, ठीक है। 23 तो निकल गया भैया, 23 में नहीं पूछा गया, हो सकता है कि 24 में पूछ देते कि 3 बार पूछा गया इधर 5-6 साल के भीतर में, तो इम्पोर्टेंट है भैया। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति के पेशे का निर्धारण जन्म के समय ही हो जाता है। मतलब जब आदमी जन्म लेता है, जिस जात में जन्म लेता है उसका पेशा उसी समय निर्धारित हो जाता है। कि हम आपको पहले बताया ना कि भैया ये चमार जात में जन्म ले लिया, मतलब पहले से पता है कि अब जूता ही सिएगा और कोई काम इसको नहीं है, ठीक है। चाहे वह व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम हो, चाहे वह व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम हो या फिर ना हो, उसको वो काम आए या फिर ना आए, मन लगे नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें जन्म हो गया अब तुम्हारा फिक्स हो गया कि आप वही काम करेंगे, चाहे उस पेशे से व्यक्ति का भरण पोषण हो पाए या ना हो पाए। आप ही सोचिए बाबू, चमार जो जूता सीखे कितना कमा लेगा, सामान्यतः कितना कमा लेगा, उससे उसका भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अंत तक मनुष्य को अपना पैसा नहीं होना चाहिए, पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं हो रहती है। मतलब लास्ट तक जब तक आदमी मर न जाए, कभी हो, समझ लीजिए कभी हो, जो है आदमी को अपना पेशा बदलने का, अपना रोजगार बदलने का स्वतंत्रता नहीं होता है। इसी प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसी प्रकार जो है श्रम विभाजन क्या कर रहा है, पेशा परिवर्तन का अनुमति नहीं दे रहा है, धर्म बदलने का अनुमति नहीं दे रहा है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक है। रोजगार बदलने का अनुमति नहीं दे रहा है इसी कारण। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? 2014 में पूछा गया है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के जो पोषक है, जाति प्रथा को जो मानने वाले हैं, वो जाति प्रथा के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जाति प्रथा के बारे में क्या बताते हैं? तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है, मतलब अभी का जो समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए, कार्य करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्या बोला श्रम विभाजन का पक्ष का लोग कि भैया अभी का जो समाज है वो काम करने के लिए श्रम विभाजन को ज़रूरी मानता है। काम करने के लिए श्रम का विभाजन जो ज़रूरी है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मजदूर बनेगा, ज़रूरी है। और बोल रहा है कि जाति प्रथा भी जो है इसी का तो दूसरा रूप है। जाति प्रथा यही तो बता देता है कि जो है कौन कौन काम करेगा, इसीलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो यही बोला उसका जाति प्रथा का पक्ष में बोला गया ही बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? 2018 का क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछनीय परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके।
देखिए बाबू, ये जो आपका चैप्टर ही है ना, पहला चैप्टर भीमराव अम्बेडकर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, इसीलिए आपको क्वेश्चन बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन अगला चैप्टर सब पढ़िएगा ना तो इतना बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भैया कैसा गतिशीलता होना चाहिए, तो अम्बेडकर जी बोले कि इतना गतिशीलता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वांछनीय परिवर्तन, वांछनीय मतलब होता है जो होना चाहिए, समाज में जो चीज़ होना चाहिए वो वांछनीय है, ठीक है। वांछनीय परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक होना चाहिए, मतलब समाज में हर एक वर्ग के पास जो परिवर्तन हुआ है वो हर एक वर्ग के लिए होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि ऊंचा जात के लिए हो गया, नीचा जात को इससे वंचित रखा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, मतलब समाज में बहुविध मतलब सबके हित में सबका भाग होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा छोटा जात को भी हिस्सा लेना चाहिए समाज में, सबको उसकी रक्षा करनी चाहिए, सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, जगे हुए रहना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है, बेसिकली यही बोला जा रहा है कि समाज में कोई भी परिवर्तन हो तो एक छोर से दूसरे छोर तक होना चाहिए, मतलब कि ऊंचा जात से नीचा जात तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये देखिए सबके लिए परिवर्तन हो रहा है तो खाली आप ऊंचा जात को ही हित में रख करके ऊंचा जात के हित में ही पूरा परिवर्तन ला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें छोटा जात का भी भागीदारी होना चाहिए, यही बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, वैसे आपको PDF मिल ही जाएगा तो आराम से आप लोग लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन पहलू से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। मतलब पाठ में बताया जा रहा है कि किन पहलुओं के हिसाब से जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा दिखाया गया है। 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। लेखक ने पाठ में बताया है कि जाति प्रथा श्रमिकों को उच्च और नीच में बांट देता है। मतलब जाति प्रथा जो है, जो मजदूर है, काम करने वाला है, उसको ऊंचा और नीचे में बांट देता है, ऊंचा जात, नीचा जात, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में बांट देता है। यह पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोट देता है। यह अपने से पेशा चयन करने नहीं देता है, पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोट देता है। जाति प्रथा होने के कारण पेशा का चुनाव मानव की इच्छा पर नहीं होता है। मतलब जाति प्रथा है, इसीलिए जो है पेशा का जो चुनाव है वो आदमी के इच्छा पर नहीं होकर के जन्म पर होता है। मानव ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसमें उसकी रुचि हो, मानव ऐसा काम ही नहीं कर सकता है जिसमें उसका रुचि हो, ठीक है। तो यही जो है जाति प्रथा के बारे में बताते हैं लेखक, इसीलिए हानिकारक बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बाबू हम बोल रहे हैं आपको PDF इसका ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। 2021 में पूछा गया है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था। तो देखिए, होता क्या था कि मदन का पप्पा रोज़ आता था और मदन को कूट देता था, थोड़ा मोड़ा गलती सुनता था, मदन को कूट देता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन जो है मदन जो है कासू, उसका मालिक का जो बेटा था, उसको खूब कुटैया दिया। मदन जो है कासू को खूब कूटा, तो खूब मारने की वजह से हुआ क्या कि वो जब घर आया तो उसका पप्पा को पता चल गया। और जब उसका पप्पा को पता चल गया तो पप्पा उसको मारता, लेकिन उसको मार करके ने उसको जो है गला से लगा लिया, मदन को, अपना बेटा को अपना गले से लगा लिया। तो इसी कारण मदन को आश्चर्य हुआ और मदन हक्का बक्का रह गया। समझ गए क्या कारण था। चलिए अब पढ़ लेते हैं एक बार। रोज़ रोज़ अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर, मदन के पापा का नाम गिरधर था, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दांत तोड़ देने पर भी दंडित नहीं करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। मतलब उतना जो है मारा मदन को। आप ही के पिताजी जब आप किसी को मार करके आइएगा तो क्या आप आरती उतारेंगे भैया, डंगा देंगे ना। लेकिन मदन को ऐसा नहीं किए। मदन को डर था कि आज और दिनों से भी बुरी पिटाई होगी, लेकिन गिरधर लापरवाही, बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों में उठा लेता है, गोद में उठा लेता है। इसी कारण मदन जो है हक्का बक्का रह जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ भी लिए और समझ भी लिए। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। 2017 का दूसरा एग्जाम में, 2021 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए भैया, और मदन के बीच में जो झगड़ा हुआ ना, इसका कारण था कि लट्टू नचाना। देखिए, कासू जो है लट्टू का खेल खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, और कासू का दोस्त भी था। मदन जो है लट्टू नचा रहा था, मदन का दोस्त भी लट्टू नचा रहा था। वहीं पे जो है कासू जो है आ गया। अब कासू बोला कि हम भी खेलेंगे भैया, लेकिन मदन जो है, पहले ये झगड़ा हो चुका था मदन का ड्राइवर से, तो मदन बोला कि नहीं, तुमको खेलने नहीं देंगे। तो हुआ क्या कि दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ तो मदन जो है कासू का दूध को दांतों तोड़ दिया, उतना डंगाया कि। तो इस सब के कारण झगड़ा हुआ था। अब बोल रहा है, इसके प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे। लेखक बताना चाहते हैं कि भैया ये जो झगड़ा था वो ऊंचा अमीर और गरीब के बीच में था, शहर का पिल्ला और बंगला का कुत्ता और गली का पिल्ला के बीच में था। तो इस टाइप से लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्या सब लिखा गया है।
कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। भैया लट्टू नचाने की वजह से झगड़ा हुआ था। कासू लट्टू खेलना चाहता था और मदन उसे खेलने नहीं दे रहा था। कासू चाहता था कि हम लट्टू नचाएं, लेकिन मदन ऐसा नहीं चाहता था, इसी कारण दोनों में झगड़ा हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए लेखक क्या दिखाना चाहता है उसको समझते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की, झोपड़ी और महल की लड़ाई है। मतलब ये जो दिखाना चाह रहा है कि भैया ये जो लड़ाई है ये हड्डी और मांस की है। मतलब भैया मदन तो हड्डी है पूरा और कासू जो है मांस है। बंगले के पिल्ले, बंगला में कौन रहता था? कासू। तो कासू भैया बंगला के पिल्ला है। गली का कुत्ता कौन है? मदन है। और झोपड़ी वाला मदन है। महल की लड़ाई मतलब महल वाला कासू है। इसकी लड़ाई है, यही दिखाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। खोखा सेन दंपत्ति का एकमात्र छोटा लड़का था जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। खोखा का जन्म कब हुआ था? 5 लड़की हो गई थी सेन साहब को, तब उसका जन्म हुआ था। वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। भैया कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, तब उसका जन्म हुआ। खोखा को वह सभी छूट दी गई थी जो उनकी 5 लड़कियों को नहीं थी। भैया 5 लड़की थी तो 5 लड़की को उतना छूट नहीं दिया गया था जो सब खोखा को दिया गया था। अतः खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही। भैया ऐसा समय में जन्म हुआ था कि जीवन का नियम का तो अपवाद था ही, साथ ही साथ घर के नियम का भी अपवाद था। काहे कि घर में जो काम करने का इसको छूट था, वैसा छूट किसी को नहीं था, तो घर के नियम का भी अपवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। विष के दांत कहानी जो है उसका नायक मतलब उसका हीरो कौन है, इसका उत्तर देना। भैया 2014 में पूछा गया है, 2017 में भी और 2022 में भी, 3 साल पूछा गया है। विष के दांत कहानी का नायक भैया मदन है। अब काहे है यही बताना है। तो देखिए पहले कासू के बारे में बताते हैं। कासू इस कहानी का मुख्य पात्र है, मेन पात्र तो है। काहे कि इसी का कहानी से आरंभ और अंत तक छाया रहता है, बेचारा इसी का चर्चा होता है। उसे अपने पिता की अमीरी का घमंड था, बाप उसका खूब अमीर था तो उसी का घमंड था उसको। अब हुआ क्या, अब समझते हैं आगे। मदन एक गरीब परिवार का लड़का था। वह आत्मसम्मान प्रिय बालक था, इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का विरोध करता है। मदन भैया क्या था? आत्मसम्मान प्रिय बालक था, इसीलिए जब ड्राइवर से झगड़ा हो जाता है तो वो जो है ड्राइवर का विरोध करता है कि भैया हम कुछ किए नहीं, हम तो सिर्फ गाड़ी छुए हैं, आप हमको घसीट के ले जा रहे हैं। तो मदन ही कासू के घमंड रूपी विष के दांत को तोड़ता है। मदने जो है 2-3 फाइट मार के कासू का दांत तोड़ देता है 2 अतः यह कहना ठीक है कि मदन इस कहानी का नायक है। मदने लास्ट में धोया था, तो जो भैया लास्ट में धोता है वही तो हीरो होता है, तो मदन ही कहानी का हीरो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद हुआ था, घसीट के ड्राइवर ले जा रहा था, तो उसी के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाह रहा है? 2016 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। मदन और ड्राइवर के मध्य विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। मदन क्या किया था? खाली गाड़ी को छुआ था और ड्राइवर इसको घसीट के ले जा रहा था, जिसकी वजह से मदन क्या किया? ड्राइवर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो यही बोला जा रहा है कि भैया अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करना पाप तो नहीं है। सेन साहब की गाड़ी को छूने भर की गलती के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा गया। खाली सेन साहब का गाड़ी को थोड़ा सा छुआ था मदन, और जो है वो क्या हुआ, सोफर उसको घसीट करके, सोफर उसका ड्राइवर था, उसको घसीटा कि गाड़ी काहे छुआ। तो मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश थी। मतलब मदन जो उसका विरोध किया, ये जो है अत्याचारी पर विजय प्राप्त करने का कोशिश था। यह कोशिश सभी को करनी चाहिए, जिस पे भी अत्याचार हो रहा है सभी को यह कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर था। तो भैया आज के वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किए। इसी तरह से हम लोग 10-10 क्वेश्चन 10 बार करेंगे तो भैया 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, यदि याद कर लेते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बनाना कोई रुक ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बना के आइएगा। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे बाबू। काहे कि टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली PDF मिलेगा, ऐसा आज ही नहीं, जब तक क्लास चलेगा तब तक मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।